हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 5, जिसमें अपन देखने वाले एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ पीएनसी। क्या होता है परम्यूटेशन, क्या होता है कॉम्बिनेशन और कैसे ये डिफरेंट है। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एग्जाम्स में जो आते हैं वो यहीं से आते हैं। और ये लेक्चर आगे के लिए सबसे बेसिक लेक्चर होने वाला है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो इसी पे बनाए जाते हैं कि कैसे नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ सिलेक्शंस कैसे निकालते हैं। बहुत फास्ट, मतलब जो फास्ट वे आता है वो यहीं से आता है, क्योंकि फंडामेंटल से करेंगे तो लेंथी होता है और टाइम लगता है, पर इसमें क्वेश्चन के आंसर देखते ही आएंगे। तो देखिए, और मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आईआईटी वाले भी सबसे ज्यादा यूज किसका करते हैं, इसी का। तो देखिए, यदि आप आईआईटी के स्टूडेंट हैं या फिर आप आईआईटी करने वाले हैं या फिर पीएनसी में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो बिना सोचे समझे एक वीडियो देख के देखें कि कैसा होता है। तो देखें, जीरो टू आईआईटी हीरो, बेसिक से आईआईटी लेवल तक जाएंगे और इसमें आपको डीपीपी भी मिलेगा। डीपीपी के क्वेश्चन हो या लेक्चर के क्वेश्चन हो, सब जगह उनका लेवल एंड कैटेगरी मेंशन होगा। वहां से आपको पता चलेगा कि अच्छा ये किस लेवल का क्वेश्चन है। तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, जिनके लिए समझ में नहीं आ रही चीजें उनके लिए। और फिर भी देखो, अगर डीपीपी में कोई डाउट हो या फिर लेक्चर में कहीं कोई दिक्कत रही हो, तो उसके लिए अपनी फ्री लाइव क्लास होती है। कितने बजे? 6:15 बजे। उसको आप अटेंड कर सकते हैं। और आईआईटी के लिए यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक चीज देख रहे हैं, वो क्या है? वे ऑफ थिंकिंग, कि इतने क्वेश्चंस को सोचना कैसे सीखें, कि अपना थॉट प्रोसेस कैसे बिल्ड करें। तो ये टॉपिक सबसे बेस्ट है उसके लिए। बस वीडियो देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब है एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ पीएनसी। क्या ये सर होता क्या है? सर ये परम्यूटेशन क्या होता है? सर काफी दिनों से सर हम तो यही देख रहे हैं कि ये होता क्या है। सर ये कॉम्बिनेशन क्या होता है? सर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होता क्या है? तो इसके लिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं, उसको ध्यान से सुनिए। एक क्लास है, उसमें कितने? 10 स्टूडेंट्स हैं। उनमें से 2 को सेलेक्ट करके आगे की एक बेंच पे आपको बिठाना है। तो ये जो टोटल प्रोसेस हुआ ना, इसको बोलते हैं अपन परम्यूटेशन। मतलब 10 स्टूडेंट्स में 2 को सेलेक्ट करोगे एंड उसके बाद उनको यहाँ पे बिठाओगे, तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, इसको अपन परम्यूटेशन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जो आपने 10 में से 2 स्टूडेंट्स को सिलेक्शन किया है, वो होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन उन्हें सेलेक्ट करना। तो इसमें जो 10 में से 2 स्टूडेंट्स का आपने सिलेक्शन किया है वो कॉम्बिनेशन है। और कंप्लीट क्या? 10 में से 2 को सेलेक्ट करो एंड उनको आगे की बेंच पे बिठाओ, तो इस पूरे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन में क्या होगा कि बच्चों को अपने को बिठाना भी पड़ेगा। मतलब उसमें ऑर्डर का मैटर आएगा कि बच्चा इधर बैठा है टेबल पे कि इधर। जैसे मान लो 2 स्टूडेंट्स थे, ए और बी, तो ए इधर बैठा है, बी इधर बैठा, तो ये अलग चीज है। या फिर ए इस साइड में बैठा है और बी इस साइड में बैठा है, ये अलग चीज। तो परम्यूटेशन मतलब वहां पे ऑर्डर का क्या होगा? रिलेटिव ऑर्डर है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। और जो कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन होता है उसमें ऑर्डर का कोई डिफरेंस नहीं होता, मतलब ऑर्डर नहीं देखते होते। सर ऐसा कैसे, कहाँ पे जरूरत पड़ता है? तो देखिए, जैसे आपको एक है ड्रीम 11, सुना होगा नाम। ड्रीम 11 में टीम बनाना है, तो वहां पे क्या होता है? आपको 22 प्लेयर में से आपको कितने प्लेयर सेलेक्ट करने होते हैं? 11। तो 22 प्लेयर में से 11 प्लेयर सेलेक्ट करने होते हैं। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि इंडिया की जो टीम है उसको बैटिंग कराना है, तो मतलब आपको टीम भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर बैटिंग ऑर्डर भी आपके हिसाब से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा? जैसे 15 प्लेयर्स है, तो उनमें से पहले तो आप 11 को सेलेक्ट करोगे, फिर ये बताओगे कि पहले कौन जाएगा। रोहित शर्मा जाएगा, फिर कौन? शिखर धवन जाएगा, केएल राहुल जाएगा, विराट कोहली जाएंगे या बुमराह जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे आपको ये भी बताना पड़ेगा कि पहले कौन खेलेगा, बाद में कौन खेलेगा, मतलब बैटिंग करने पहले कौन जाएगा। तो अगर आपको इंडियन टीम को खिलाना है तो पहले तो आपको 11 प्लेयर सेलेक्ट करने पड़ेंगे एंड फिर उसका ऑर्डर आपको बताना पड़ेगा कि पहले बैटिंग करने कौन जाएगा। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, बॉलर को पहले भेज दिया तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसलिए वो ध्यान रखें कि यहाँ पे ऑर्डर भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है। और इधर जैसे अपन ड्रीम 11 में अगर टीम सिलेक्ट करना, तो अपने पास थोड़े ना, ये थोड़े ना किसको बैटिंग पहले कराना। अपने पास तो इतना है कि आपको जो दोनों टीम्स के मिला के 22 प्लेयर्स हैं। अच्छा, ड्रीम 11 नहीं जानते उनके लिए भाई देखो,
ड्रीम 11 में केवल इतना करना पड़ता है कि 22 प्लेयर्स हैं, उनमें से अपने को 11 प्लेयर्स सेलेक्ट करने होते हैं, उसके बाद कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना होता है, तो वो आगे का पार्ट है। तो कुल मिला के वहां पे केवल 22 में से 11 को सेलेक्ट करना होता है, और यहां पे अपने को पहले 15 में से 11 को सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उनको ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहां परम्यूटेशन, यहां कॉम्बिनेशन। अच्छा ठीक है सर, तो मतलब जहां ऑर्डर आए वहां परम्यूटेशन होता है, जहां ऑर्डर नहीं आए वहां कॉम्बिनेशन होता है, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करे। सर थोड़ा थोड़ा तो समझ गए। तो परम्यूटेशन का वैसे मीनिंग क्या होता है? अरेंजमेंट, कि आप कितने अरेंजमेंट कर सकते हो, कि अरेंजमेंट। और इसमें रिलेटिव ऑर्डर मैटर्स, रिलेटिव ऑर्डर मैटर्स। तो इसमें रिलेटिव ऑर्डर देखेंगे, इसमें ये इसका मतलब होता है सिलेक्शन, मतलब सेलेक्ट करना, और इसमें रिलेटिव ऑर्डर है उसका कोई मीनिंग नहीं है। रिलेटिव ऑर्डर तो ये यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं करता, रिलेटिव ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करता और यहाँ पे करता है। तो यार अब बोलोगे सर थोड़ा सा तो दिक्कत है कि कहना क्या चाह रहे हैं, एग्जैक्ट होता क्या सर, थोड़ा और बताओ। तो देखो फिर अपन लेते हैं कि जैसे मैंने ABC लिया, ये 3 लेटर्स हैं। अगर आप मैं बोलूं सिलेक्शन ऑफ टू, आपको 2 सेलेक्ट करना है इनमें से कितने सेलेक्ट करने हैं? 2 सेलेक्ट करने। तो 2 सेलेक्ट कैसे करोगे? तो देखो सीधा ही कर लेते हैं। एक के साथ या तो B लोगे भाई, या एक के साथ क्या लोगे? C लोगे, या क्या लोगे? फिर एक के साथ तो सब आ गई, अब B के साथ क्या लेंगे? B के साथ C, तो B के साथ C लेंगे, तो ये 3 बन गए। अब आपके मन में ये भी आ रहा है सर आपने A के साथ B लिया है, हम B के साथ A भी ले सकते हैं क्या? तो अब आप ध्यान से देखो, यहां पे सिलेक्शन करना है कि इन 3 में से आपको 2 को सेलेक्ट करना है। तो एक ने किया AB, एक ने किया BA, क्या ये अलग अलग है? भाई आपने किसको सेलेक्ट किया? आपने किसको किया? A एंड B को, इसने किसको किया? B एंड A को। मतलब AB बोलो या B एंड A बोलो, भाई A एंड B बोलो या B एंड A बोलो, एक ही बात है क्या? मतलब सिलेक्शन, अगर आप कोई पूछे आपको कि आप इन 3 में से किस किस को सेलेक्ट किया, तो आप क्या बोलोगे? A और B को। तो ये भी A और B बोलेगा, आप भी A और B बोलोगे। मतलब सेलेक्ट तो इसने भी A और B को किया, आपने भी A और B को। तो सिलेक्शन में ये दोनों चीजें सेम हो जाती है, ये दोनों चीजें क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। इसी टाइप से CA और AC ये भी सेम हो जाती है और ये भी सेम हो जाती है, ऐसी भी। तो इसलिए सिलेक्शन के कितने वेज है? 3 वेज। अगर आपको सेलेक्ट करना है तो उस टाइम ये मैटर नहीं करेगा कि पहले कौन है बाद में कौन है। देखो यहाँ A पहले है B बाद में, यहाँ B पहले A बाद में। तो सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर ही नहीं करता, किसको किधर रखा है, आगे किसको रखा है, पीछे किसको रखा है, वो मैटर ही नहीं करता। मतलब कौन से स्टूडेंट को इधर बिठाया है, कौन से को उधर बिठाया है, वो मैटर ही नहीं करता। तो इसलिए ये सब, ये और ये सेम ही है, सिलेक्शन में ये दोनों सेम है। बाकी अगर मैं अभी बोल देता कि इन 3 में से 2 का परम्यूटेशन करना था या अरेंजमेंट करना था, तो अब आप क्या बोलते हैं? तो फिर क्या बोलते हैं कि एक तो सर AB और BA। अब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, इसमें A पहले है B बाद में, इसमें B पहले है A बाद में। तो इसमें क्यों? क्योंकि ऑर्डर का मैटर है कि पहले कौन है बाद में कौन है। परम्यूटेशन में ये भी अपने को बताना होता है, तो इसलिए पहले ये है कि वो है। ऐसे ही AC और CA ये 2 हो जाएंगे, और फिर BC और CB, तो ये। तो कुल मिला के परम्यूटेशन के कितने आ जाएंगे? 6 वे। तो ये कॉमन डिफरेंस आपको हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि जहां आगे जाके आप फंसेंगे तो वहां यही चीजें आपकी हेल्प करेंगी कि अच्छा मेरे को सिलेक्शन करना है, तो मेरे को ये नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है कि पहले कौन आता है बाद में कौन आता है। तो इस टाइप से आप चीजें देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो सिलेक्शन मतलब इन 2 में से, आपको तो ऐसे देखो ना, इन 3 में से 2 को उठाना है, मतलब हाथ में पकड़ लो, उठा के, मतलब हाथ दिया और उठा लिया 2 को। तो सेलेक्ट करना है तो वहां ऑर्डर मैटर नहीं करेगा कि आपने पहले किसको उठाया बाद में किसको उठाया। पर अगर आपको परम्यूटेशन करना है तो वहां ऑर्डर भी मैटर करता है कि कौन पहले है कौन बाद में। इसलिए यहां पे ये 6 बन गए, यहां पे कितने होंगे? 3 वेज, क्योंकि इसमें इसको और इसको अपन सेम ही ट्रीट करेंगे। क्लियर है के बाद? ठीक है। तो बेसिक मीनिंग कि परम्यूटेशन वन अरेंज करना, आगे पीछे उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब परम्यूटेशन में एक बात हमेशा याद रखना कि पहले अपन सेलेक्ट करेंगे तभी तो उनको परम्यूट करा पाएंगे। अरे भाई मैं बोलूं
10 में से 2 लोगों को परम्यूटेशन कराना है, तो आप तो 2 को ऐसे ही करने लगे। ऐसे क्या करोगे, पहले 10 में से 2 को सेलेक्ट करोगे, बाद में उनको परम्यूट कराओगे, बाद में उनका अरेंजमेंट करोगे। तो ध्यान रखना, ये एक परम्यूटेशन है, एक 2 वे प्रोसेस है। पहले आप सेलेक्ट करोगे, बाद में आप उनको अरेंज करोगे। ठीक है, तो ये बात छोटी सी बेसिक, एक बार इतना सा समझो और आगे आता है, बिल्कुल आते हैं। बाकी वो स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल याद रखना, वापस अपन आते हैं उस पर। फैक्टोरियल मीनिंग, कि फैक्टोरियल जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है। हाँ सर, आपने वो तो सिखाया था मैं एन फैक्टोरियल का, वैसे एन फैक्टोरियल बराबर 1 2 3 वो तो सिखा दिया था, पर यहाँ पे क्या मीनिंग है। तो देखो, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इन ए रो, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन ए रो। अगर एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को एक रो में आपको अरेंज करना है तो कितना आएगा, एन फैक्टोरियल। या एक रो बोलो, इन ए रो बोलो, ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं, ध्यान से देखना। एक रो बोलो या फिर एट एन प्लेसेस बोलो, एक ही बात है। तो ये ऐसा स्टेटमेंट है, हमेशा याद रहना चाहिए कि अगर आपने पास एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको एक रो में अरेंज करना है तो उसके तरीके कितने होंगे, एन फैक्टोरियल। या ऐसे देखो, आपके पास एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको एन प्लेसेस पे अरेंज करना तो उसके तरीके एन फैक्टोरियल। अच्छे से याद रहना चाहिए। राज का मतलब जानते होंगे, पहले से देख रहे हैं तो। रिमेंबर ऑलवेज, हमेशा याद रखना है। तो फिर से पढ़ लो, ये स्टेटमेंट इतना शानदार है कि पूछो ना, इतना बहुत अच्छा। अब जैसे अपन ये बोलें कि जैसे मान लो मैं 1 2 3 4 5 ये 5 डिजिट्स आपको दिए, और मैं बोलूं इनको कि इनसे कितने, और विदाउट रिपीटेशन, रिपीट नहीं करना, विदाउट रिपीटेशन अपन हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म, 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म, मतलब कितने फॉर्म कर सकते हैं अपन 5 डिजिट के नंबर। तो अपने को आता है तरीका, कौन सा तरीका आता है सर, वो आता है, मैं तो एक डब्बा बनाएंगे, परम्यूटेशन वो है नहीं, तो 3 4 5, तो सर क्या करेंगे, 5 4 3 2 1, तो सर 5 से इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना सर 5 फैक्टोरियल, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। क्लियर है क्या। अब इसी चीज को, ये तो था अपना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट, कि अगर आपने को 5 डिजिट्स गिवन है तो उनसे 5 डिजिट नंबर कैसे फॉर्म करते हैं, ये फिलिंग द बॉक्स है ना, इस टाइप से कर रहे थे। अब इसी को देखो दूसरे वे में समझते हैं। अगर मैं आपको अभी बोलूं कि अगर आप इनको अरेंज करने जाएंगे, इनको एक लाइन में अरेंज करेंगे, लाइन में अरेंज आप ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5, तो अगर इनको आपने एक लाइन में अरेंज किया तो ये एक नंबर बन गया 5 डिजिट का। फिर आपने और अरेंज किया 2 1 3 4 5, एक नंबर और बन गया। फिर आपने और अरेंज किया 5 4 3 2 1, तो एक नंबर फिर बन गया। फिर 4 5 3 2 1, तो जितने टाइप से देखो, अगर आप इन नंबर्स को एक लाइन में अरेंज करते हो, तो वहां से क्या मिलेगा आपको। अगर आप ये 5 नंबर्स हैं, इनको एक लाइन में अरेंज करते हो तो आपको क्या मिलेगा, वहां से एक 5 डिजिट का नंबर ही मिलेगा क्या। देखो, इन 5 नंबर्स को, अगर इन 5 डिजिट्स को आप एक लाइन में अरेंज करते हो तो वहां से क्या मिल रहा है, एक नंबर मिल रहा है। कितने डिजिट का, 5 डिजिट का। ऐसे इनको करो तो आपको क्या मिल रहा है, एक 5 डिजिट का नंबर मिल रहा है। तो इसका मतलब मैं ये बोल दूं क्या, कि मैं जितने टाइप से इन 5 डिजिट्स को यहां अरेंज कर पाऊंगा एक लाइन में, उतने ही नंबर्स मिलेंगे क्या मेरे को 5 डिजिट के। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो जितने वेज से आप इन 5 डिजिट्स को एक लाइन में अरेंज कर पाएंगे या परम्यूट कर पाएंगे, उतने ही आपको नंबर्स मिलेंगे। तो मुझे ये बताओ, अगर 5 डिजिट्स है, 5 अलग अलग है क्या, 5 अलग अलग है, तो इनको एक लाइन में परम्यूट या अरेंज करने के कितने हुए, 5 फैक्टोरियल। तो यही आंसर आया था क्या, बताओ देखो। और 5 फैक्टोरियल का मीनिंग बेसिक वाले लेक्चर में अपन बताया था। बेसिक एक लेक्चर बनाया हुआ है इसी का, वो जाके देख लो, सबसे पहला लेक्चर वही है। तो अब एक बहुत शानदार चीज आ गई कि सर अपने को ऐसे बहुत करना पड़ता था सर, इसको सीधा अल्ले आज तो कुछ सोचा ही नहीं, सीधा आंसर। 5 डिफरेंट डिजिट्स गिवन है, उनसे 5 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, 5 फैक्टोरियल।
कोई डब्बा बनाना, कुछ नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना, बस एक बार अच्छे से समझ लो। अब 0 आ गया तो वो आपको परेशान कर जाएगा, तो उसके लिए तो वो मेथड ठीक था। पर अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि 5 कोई ऑब्जेक्ट्स है, उनको एक रो में अपने को अरेंज करना है, तो कितने तरीके हो जाएंगे? 5 फैक्टोरियल। अगर 10 ऑब्जेक्ट्स है, उनको एक रो में, जैसे मान लो 10 पर्सन्स है और 10 चेयर्स है, अगर 10 पर्सन्स को 10 चेयर्स पे अपने को अरेंज करना है या बिठाना है, तो कितने तरीके? 10 फैक्टोरियल। 10 चेयर्स है और 10 ही पर्सन्स है, तो उनको उस चेयर्स पे बिठाने के कितने तरीके हो जाएंगे? 10 फैक्टोरियल। तो देखो बड़े बड़े काम ऐसे हो जाते हैं इसमें। तो क्लियर है क्या? ये बात समझ क्या? तो मतलब अरेंज जितने तरीकों से कर सकते हो उतने ही नंबर्स बन जाएंगे। अब इसका देख लेते हैं भाई, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे अपने पास कितने n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स थे, तो n ऑब्जेक्ट्स थे, इनको कितने प्लेसेस पे रखना है या एक रो में रखना है? तो रो में ऐसा ही कुछ होगा क्या? एक रो, ये इसको रो मान सकते हैं क्या? तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ऐसे ऐसे करके ये लास्ट और ऐसे। तो बताओ फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके? कितने ऑब्जेक्ट्स है अपने पास? n, तो इसको फिल करने के n तरीके। अब एक ऑब्जेक्ट तो यहाँ आ गया, एक ऑब्जेक्ट तो यहाँ आ गया, इसको फिल करने के n-1, इसको n-2, ऐसे ही इसको 2, इसको 1। तो टोटल नंबर ऑफ पेज देखो कि अपना काम कंप्लीट कब हो जाएगा? जब अपन ये सब कर लेंगे, मतलब क्या? n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू 2 इंटू 1। तो कितना तरीका हो गया? देखो n फैक्टोरियल। 1 से लेके n तक का मल्टीप्लीकेशन उसको लिखते हैं n फैक्टोरियल से। क्लियर है क्या? तो n फैक्टोरियल। अब देखो, अब आपके मन में ये भी आ सकता है सर अगर यहाँ पे n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं होते तो थोड़ा सा सब्र करो, आगे आएगा और उसमें भी काफी अच्छा कंसेप्ट लगने वाला है। तो अभी क्या है, अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो और उनको एक रो में लिखना हो, अगर उनको एक रो में अरेंज करना हो, तो कितने तरीके? n फैक्टोरियल। याद रखना, बहुत ही हेल्प करेगा आपको और आपके इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को ऐसे कर देगा सेट आंसर। तो बस अच्छे से देखते जाओ और आज का लेक्चर बहुत ध्यान से सुन लिया तो कभी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि फंडामेंटल जो दिक्कत आती है ना बच्चों को, जो बेसिक कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो वो इसी के कि इसको नहीं समझना है। अब देखो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। तो अब क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है फ्रॉम n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। फिर से इसको अंडरलाइन पूरा ही याद होना चाहिए, ये तो ऐसे का ऐसे। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपको n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से r को सेलेक्ट करना है, तो कितने तरीके? NCR। कितने तरीके? NCR। क्लियर है क्या? n में से कितने को सेलेक्ट करना है? r को, तो क्या आएगा? NCR का फॉर्मूला जानते हैं अपन, बेसिक में किया था, वो जानते हैं सब। तो नंबर, अब देखो NCR का मीनिंग समझ में आ गया क्या है? नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। और ये ऐसा है कि सबसे ज्यादा बार, अरे स्टार की पावर 100 भी लिख लोगे ना, 1000 भी लिख लोगे तो भी कम है ये तो इसके लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है क्या? तो क्या बोला इसने कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, उनमें से क्या n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, उनमें क्या r ऑब्जेक्ट कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो? n ऑब्जेक्ट्स है, उनमें से r ऑब्जेक्ट्स आप कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो? जैसे अपना ABC वाला एग्जांपल था, जैसे ABC ये 3 है, इससे सिलेक्शन ऑफ टू, अगर मैं बोलूं 2 का सिलेक्ट करना है तो क्या बोलोगे? बताओ कितने ऑब्जेक्ट्स है? 3, तो n का मान कितना? 3 और r का मान कितना? 2। यही बात हुई क्या? तो कितना आ जाएगा? NCR। अगर n ऑब्जेक्ट्स है, उनमें से r को सेलेक्ट करना है तो NCR, और यहाँ n का मान कितना है? 3 और यहाँ कितना? 2, 3C2। और इसको लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा, 3 गुणा 1, मतलब इनका डिफरेंस 1 है तो 3 गुणा 1, तो 3 आंसर आ जाएगा। बाकी ऐसे कर सकते हो भाई, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू जिसका 1, तो ये आ जाएगा 3। भाई NCR का फॉर्मूला तो ये होता है, सबको पता होगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये बताया जा चुका है, बार बार नहीं बताया जाएगा, तो ये फॉर्मूला याद रखो। अगर n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना हो तो NCR। अब बात आती है, इसका अपन ने सिलेक्शन देखा भी था, कौन सा? AB था, BC था, CA था। AB, BC और CA 3 यही आए थे क्या? अरे अपने निकाले थे ना, ये 3 ही वेज आए थे क्या? यहाँ पे भी कितने आ रहे हैं? 3 ही वेज।
तो अगर 3 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट्स को लेना है तो बहुत आसान हो गया, 3C2। जैसे मान लो 10 गर्ल्स है, उनमें से आपको 3 गर्ल्स का सिलेक्शन करना है। कितना? 10 लड़कियां आपके पास, और उनमें से आपको 3 सेलेक्ट करना है। अगर 10 में से 3 को सेलेक्ट करना है, मान लो ऐसा कोई मौका है, तो क्या करोगे? 10 लड़कियों में से 3 लड़कियों को सेलेक्ट करना है, तो क्या आएगा? 10C3, खत्म। इतने वेज है। कितना होता है ये? 10, 9, 8 और 1 2 3, तो ये देखो कितना हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा ये? 4 और ये 3, दोबारा 120 वेज है आपके पास। 120। अगर 10 लड़कियों में से 3 लड़कियों को सेलेक्ट करना हो तो कितने वेज है? 120। क्लियर है क्या ये बात? अब ऐसे ही जो अपना एग्जांपल था कि उस क्लास में 10 स्टूडेंट्स थे, उनमें से 2 स्टूडेंट्स को लेना था, तो कितने तरीके? 10 स्टूडेंट्स से उनमें से 2 को लेना था, 2 को सेलेक्ट करना था, तो कितना हुआ? 10 स्टूडेंट्स में से 2 को लेना मतलब 10C2, तो 10C2 मतलब 10, 9, 1 2, तो ये 45। क्लियर है क्या? कुछ भी ऐसा आ जाए, कुछ भी आ जाएगा, 15 आदमियों में से 4 आदमी सेलेक्ट करना, कितना? 15C4, तो सीधा सीधा आंसर आएगा, सीधा कि n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना। कभी भी ऐसा फीलिंग आ जाए n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना ही का वे NCR। सर इसका प्रूफ बिल्कुल बताऊंगा, अभी बताएंगे। उसमें भी एक बहुत शानदार चीज निकल के आने वाली है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है केवल सेलेक्ट करना, कि कितने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है? चाहे वो किसी का भी सिलेक्शन हो, देखो कोई दिक्कत। NCR एग्जैक्ट याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। परम्यूटेशन क्या होता है अपने को पता ही है कि क्लास में 10 लड़के थे, 2 सेलेक्ट करें एंड उसके बाद उसको अरेंज भी करें। तो ये देखो, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग R ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन ए रो। दोनों ही स्टेटमेंट देखो ध्यान से। अरेंज करना है, कहां अरेंज करना है? एक रो में। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, उनमें से R ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, किसमें? एक रो में। तो क्या करोगे तुम? क्या करोगे? पहला काम क्या करोगे? n ऑब्जेक्ट्स है, उनमें से R ऑब्जेक्ट्स को अपने को अरेंज करना है, तो तुम क्या करोगे? पहले n में से R ऑब्जेक्ट्स लाओगे। तो भाई अरेंज ऐसे सीधे थोड़े कर दोगे यार, अरेंज किसको करोगे? पहले n में से R का सिलेक्शन करोगे, तो वो क्या आएगा? NCR। आपको ये था कि n ऑब्जेक्ट्स है आपके पास डिस्टिंक्ट, उनमें से R का परम्यूटेशन करना था। तो मतलब परम्यूटेशन तब होगा ना जब आप पहले, परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? पहले सिलेक्शन करेंगे, बाद में उनको अरेंज करेंगे। तो n में से R को सिलेक्शन करने के यही तरीके थे। अब कितने ऑब्जेक्ट्स आ गए अपने पास? R ऑब्जेक्ट्स। अपने पास R ऑब्जेक्ट्स आ गए। उन R ऑब्जेक्ट्स को कितने जगह पे अरेंज करना है? इन ए रो, एक रो में अरेंज करना है। एक रो में अरेंज करना है, या फिर ऐसे बोलो एट R प्लेसेस पे। तो R ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको R प्लेसेस पे या एक रो में अरेंज करने के तरीके। अगर अपने पास 5 ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उनको एक रो में अरेंज करना, कितने तरीके? 5 फैक्टोरियल। अगर अपने पास n ऑब्जेक्ट्स होते, उनको एक रो में अरेंज करने के तरीके n फैक्टोरियल। अभी अपने पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? R। अरे R का सिलेक्शन किया है, तो उनको एक रो में अरेंज करने के कितने तरीके? R फैक्टोरियल। तो ये R फैक्टोरियल। और यहां मल्टीप्लाई क्यों आ गया? क्योंकि अपना काम पूरा कब होगा? जब अपन सिलेक्शन भी कर लेंगे एंड अरेंज भी कर देंगे। सेलेक्ट भी करेंगे एंड अरेंज भी करेंगे। तो ये आ गया। अब इसी का नाम हो जाता है परम्यूटेशन। तो NPR मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं? परम्यूटेशन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये बात समझ में आती है क्या? परम्यूटेशन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से R का परम्यूटेशन, इसको ये बोलते हैं। और जो पीछे वाला था NCR, उसको क्या बोलते हैं? सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n, या कॉम्बिनेशन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ये बात है कि NPR, अब P मतलब परम्यूटेशन से ले लिया, जैसे NC था वैसे ही NPR। बाकी इसमें कोई फीलिंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा?
क्योंकि ये अपने साथ साथ चलता है। देखो कि अगर आपको n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को एक रो में अरेंज करना है तो आप क्या करोगे, आप पहले n में से r को सेलेक्ट करोगे, तो इसने बोला सेलेक्ट कर लो, फिर बोला अब अरेंज कर दो, तो इसने अरेंज कर दिया। तो मतलब ये अपने जैसे अपन काम करते हैं उसके साथ साथ चल रहा है। और ये तो सीधा ही काम कर दिया, सीधा ही काम खत्म कर दिया इसने तो, NPR। बाकी NPR का फॉर्मूला भी होता है भाई, क्या होता है, n फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला भी इसका होता है, वो अपन ने पहले ही लिख चुके हैं, प्रूफ अभी करेंगे। बाकी इसका मीनिंग क्या हो गया कि n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे, उसके बाद उनको अरेंज करोगे, तो इसको बोलते हैं अपन NPR। और इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, इसके बराबर। और अपन क्या यूज करने वाले हैं, यही, इसका यूज नहीं करेंगे तो सर इसको भूल ही जाएंगे ना। अरे IIT है ये, भूलना नहीं है। इसको किसी ऑप्शन में दिया जा सकता है ना कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसलिए भूलना वालना कुछ नहीं है, पर करेंगे इस मेथड से। अब बात करते हैं, जैसे मान लो कि सर इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे ये आ जाए कि आपके पास 5 बुक्स है, उनमें से 3 बुक्स को एक अलमारी में, और अलमारी में रखना आपको ना, अलमारी के 3 सेल्स में अरेंज करना है। 5 बुक्स हैं आपके पास, उनमें से 3 बुक्स को अलमारी के 3 सेल्स में क्या करना है, अरेंज करना है। 5 आपके पास किताबें हैं, उनमें से 3 को एक अलमारी के 3 सेल्स में अरेंज करना है। तो आप क्या करोगे, पहले तो ये डिसाइड करोगे ना कि कौन सी 3 बुक्स, सबसे पहले यही तो देखोगे। अरे क्या करोगे तुम, 5 आपके पास है बुक्स, आपको 3 ही रखना है, तो क्या करोगे, पहले क्या करोगे कि 5 में से 3 का सेलेक्ट करोगे, या 5 में से 3 को सेलेक्ट करोगे, तो वो क्या हो गया 5C3। फिर उन 3 बुक्स को क्या आप पुट करोगे क्या अलमारी में, तो वहां पे 3 जगह है, 3 ही सेल्स है और 3 ही बुक है, 3 सेल्स अलमारी में और 3 ही बुक है, तो अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल। तो ये क्या 5C3 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो इसका वैल्यू कैलकुलेट आप कर सकते हैं। तो 5C3 5 4 3 1 2 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 60 वेज आ जाएंगे आपके पास, 60 वेज। तो 5 बुक्स में से 3 बुक को अगर अरेंज करना है एक अलमारी में, तो वो कितने वेज आ जाएंगे, 60 वेज। अब कोई ये भी बोल सकता था सर सीधा ही हो गया ये तो, कैसे सर, आपको परम्यूटेशन ही तो करना है, तो सीधा ये लगा दो ना, बिल्कुल कि 5P3, तो इससे भी आंसर ये आएगा 5 फैक्टोरियल बाई इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल। तो ये 120/2, तो 60 आ गया, यहां से भी आ गया। अच्छा सर, इसको तो सर हम ऐसे भी तो कर सकते थे सर, कैसे सर, हम तो इसको ऐसे भी कर सकते थे कि अलमारी में 3 ही खाने थे, 3 ही सेल्स थे, तो पहले को भरने के कितने तरीके, 5, दूसरे को भरने के सर 4, तीसरे को भरने के 3, तो ये भी 60 आ रहा है। तो बिल्कुल तीनों ही मेथड यहां से काम कर रहे हैं। परम्यूटेशन वाले फॉर्मूले से ला सकते हैं, वो अपना फंडामेंटल प्रिंसिपल से ला सकते हैं, या ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये बात तो क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब यहां पे आराम से कर सकते हैं। अब जैसे अपन ने वो 10 स्टूडेंट्स थे, उनमें से 2 को आगे की चेयर पे बिठाना था, तो वो कितने तरीके से होगा, तो क्या करोगे, 10 स्टूडेंट थे, उनमें से 2 का सेलेक्ट करके आगे की चेयर पे बिठाना था। 10 स्टूडेंट्स थे ना अपनी क्लास में और 2 को बिठाना था, तो क्या करोगे, सबसे पहले 10C2, 10 में से 2 का सेलेक्ट करोगे, एंड उसके बाद में उन 2 को यहां पे अरेंज करोगे कि कौन इधर बैठेगा, कौन इधर बैठेगा। तो इसके लिए 2 स्टूडेंट्स है और 2 ही प्लेस है आपके पास, तो 2 फैक्टर है। तो 10C2 10 9 1 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना आ गया 90 पेज। क्या आपने सोचा ये 90 पेज कैसे आया, क्या आपने सोचा ये 90 पेज कहां से आया, तो 90 पेज कहां से आया, तो ऐसा कर सकता हूं कि मैं, देखो अपनी क्लास में कितनी जगह थी, 2 जगह, 2 ही जगह पे अपने को लोग बिठाने थे, क्या आगे वाली एक लाइन में 2 ही जगह थी, वहां पे लोग बिठाने थे। तो कितने लोग थे अपने पास, कितने स्टूडेंट्स थे, 10। तो पहले पे इस पे कितने ऑप्शन है, यहां पे मैं किसी भी स्टूडेंट को बिठा सकता हूं, बिल्कुल बिठा सकता हूं। यहां पे अब एक स्टूडेंट बैठ गया, तो अब कितने स्टूडेंट, 9, तो ये देखो 90 आ रहा है। तो यहां से भी 90 आ जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ सकता है क्या। बाकी थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि जो चीजें बोली जा रही है वैसे करने की। तो ये जो है ना परम्यूटेशन, परम्यूटेशन का मीनिंग समझ लो। क्या मीनिंग है कि n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से r ऑब्जेक्ट्स का पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उनको अरेंज कर देंगे। तो उसमें उसको क्या बोलेंगे अपन, n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन, n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन। और यहाँ पे दो चीजें बहुत है खतरनाक की डिस्टिंक्ट होने चाहिए और उनको एक रो में। अब सर ये सिमिलर हो गए तो क्या हो जाएगा, आगे आएगा। सर ये रो नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, सर सर्कल हो गया तो वो आगे आएंगे ना। अभी इतना अपन ये सीख गए तो बहुत है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का। और मेन जो टॉपिक है ना वो बेस्ड इसी पे, मतलब इसी का यूज करके अपन क्वेश्चंस को इजी कर पाएंगे। क्लियर है क्या। तो तीन अपन ने चीजें देखी है। पहला देखो, पहला देखा है फैक्टोरियल मीनिंग। क्या मीनिंग है कि अगर n ऑब्जेक्ट्स है अपने पास, उनको n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको एक रो में एक लाइन में अरेंज करना है तो उसके तरीके n फैक्टोरियल। दूसरा क्या देखा था, अगर अपने पास n ऑब्जेक्ट्स है डिस्टिंक्ट, उनमें से r ऑब्जेक्ट्स का सेलेक्ट करना है, r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है तो उसके तरीके NCR, NCR इसको बोलते हैं। n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन वाला कुछ नहीं, सिलेक्शन होता है सीधा सीधा ना। हाँ, फिर क्या था, इसके आगे वाला क्या था, तो ये तो आराम से कर सकते हैं। आगे वाला क्या था देखो, परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन को ध्यान रखना है NCR इंटू R फैक्टोरियल और NPR। क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसमें। ठीक है, अब इन सबका एक प्रूफ देख लेते हैं कि प्रूफ ये आए कहां से। तो एक काम करते हैं, इसको बाद में देखेंगे, पहले प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ एक सिनेरियो अज्यूम करो। देखो n अपने को तो क्या था, n ऑब्जेक्ट्स को r प्लेसेस पे यही तो करना था भाई, n में से r का परम्यूटेशन या n में से r का सिलेक्शन, यही तो कर रहे हैं। तो अपन क्या मानते हैं, एक क्लास मानते हैं, एक क्लास है जिसमें कितने हैं, n स्टूडेंट्स हैं। एक क्लास है जिसमें n स्टूडेंट्स हैं और चेयर्स कितने हैं, चेयर्स कितने, 8 चेयर्स, मतलब 8 ही चेयर्स हैं और n स्टूडेंट्स हैं। एक क्लास है जिसमें n स्टूडेंट्स है और वहां पे चेयर कितनी है, 8 चेयर्स। तो 8 चेयर्स है। अब अपने को करना क्या है कि उन n स्टूडेंट्स में से r स्टूडेंट्स को उन चेयर्स पे बिठाना है। n स्टूडेंट्स में से r स्टूडेंट्स को चेयर पे बिठाना है, मतलब इनको अरेंज करना है। मतलब 8 चेयर्स हैं, उन पे अरेंज करना है, 8 चेयर्स पर अरेंज। मतलब भाई 8 ही स्टूडेंट्स को बिठा पाएंगे, ऐसे तो है नहीं ना कि कोई किसी की गोद में बैठ जाएगा, वो वाला सीन यहाँ पे नहीं ले रहे अपन, है ना। वो तुम घर पे करते हो ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्लास में ऐसा नहीं चलेगा। तो एक क्लास में n स्टूडेंट्स हैं और नंबर ऑफ चेयर्स कितने हैं, r, और अपने को क्या निकालना है, 8 चेयर्स पे अपन उन स्टूडेंट्स, उन n स्टूडेंट्स में से r स्टूडेंट्स को उन चेयर पे अरेंज करना है। तो कितने तरीके, कितने तरीके, तो ध्यान से देखो, n स्टूडेंट्स में से r स्टूडेंट्स को चेयर पे अरेंज करना है। तो अरे सर ये तो आप NPR की बातें कर रहे हो। सर आप तो ये कर रहे हो कि n में से r का क्या कर रहे हो, आप तो परम्यूटेशन कर रहे हो। तो बिल्कुल सही। तो एक तरीका किसी ने बोला कि NPR की बातें कर रहे हो सर आप, कि n में से r का अरेंजमेंट, बिल्कुल सही बोला भाई, वेरी गुड, आपको याद है। अब दूसरा बच्चा बोला कि सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, थोड़ा सिस्टेमेटिक कर लेते हैं सर। कैसे कि सर अपन ऐसा करते हैं ना कि n स्टूडेंट्स में से r स्टूडेंट को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर बिठा देंगे, फिर उनको अरेंज कर देंगे। तो उसने बोला कि सर n में से r स्टूडेंट्स का पहले सिलेक्शन कर लेते हैं, वो होगा NCR इंटू r फैक्टोरियल। सर ये तो पता ही नहीं, स्टूडेंट अलग अलग हैं कि एक जैसे। अरे सर जुड़वा हो गए तो। अरे भाई देखो एक बात ध्यान से सुनो, जो भगवान ने जो भी चीजें बनाई है उनको अपन क्या करेंगे, अलग अलग ही मानेंगे, और जो भी मनुष्य ने चीजें बनाई है उनको अलग अलग मानेंगे जब तक कुछ दिया नहीं जाए। मतलब जब तक कुछ नहीं दिया जाए तब तक अपन अलग अलग ही मानेंगे। अगर जैसे मेरे को दिया है कि 2 बॉल्स, तो मैं उनको क्या मानूंगा, दोनों बॉल्स कैसे हैं, अलग अलग। अगर उसको समान देना होगा तो वो लिख के देगा, बताएगा भी नहीं, लिख के देगा 2 आइडेंटिकल बॉल्स, तभी उनको सेम मानेंगे, अदरवाइज अपन अलग अलग मानेंगे। तो क्या बोला, भगवान ने जितने भी चीजें बनाई है उनको अलग अलग मानेंगे, और मनुष्य ने जो चीजें बनाई है अगर उनके बारे में कुछ भी नहीं दिया जाता है तो उनको अपन क्या मानेंगे, अलग अलग मानेंगे। क्लियर है क्या।
और जब लिख के दे दिया जाएगा कि ये आइडेंटिकल है तब उनको एक समान माने। तो स्टूडेंट्स अलग अलग ही थे, इसलिए एन में से एन में से आर स्टूडेंट्स का सेलेक्ट किया और बिठा दिया। ये भी सही बात है, काम पूरा हो गया भाई। आपको तो एन में से आर स्टूडेंट्स को बिठाना था, बिठा दिया। इसी काम को एक और तरीके से भी कर सकते थे क्या अपन कि सर मान लेते हैं ये चेयर्स हैं, ये चेयर्स है, ये पहली चेयर है यहाँ पे, ये दूसरी चेयर है सर, ये तीसरी चेयर है और ऐसे 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 ये सर लास्ट चेयर है, मतलब जो भी टी आर चेयर। तो अब क्या करते हैं, ये मतलब ज़्यादा ही बकवास होने लगी, क्लास में हल्ला होने लग गया। तो एक टीचर आया कि बाहर जाओ रे सब, क्या कर रहे हो बकवास, तो सबको बाहर निकाल दिया। अब तुम ये सोचो, अब वो बुला रहा है आ जाओ, तो अरे बिठाने तो पड़ेंगे ना यार, क्लास तो भरनी पड़ेगी। तो वो क्या बोला कि आ जाओ अब बिठाते हैं तुमको। तो बाहर कितने स्टूडेंट्स है, एन स्टूडेंट्स को बाहर निकाल दिया क्लास से, और क्लास में कितनी चेयर है, आर। अब वो बोलता है कि एक पहली चेयर भरने की सोचता है टीचर, तो पहली चेयर भरने के कितने तरीके। अब वो उन एन स्टूडेंट्स में से, उन एन स्टूडेंट जो बाहर खड़े हैं उनमें से किसी को भी बुला सकता है क्या, तो पहली चेयर को भरने के कितने तरीके हैं, एन। भाई पहली चेयर पे वो टीचर किसी को भी बिठा सकता है, बाहर एन स्टूडेंट्स खड़े हैं उनमें से किसी को भी पहली चेयर पे बिठा सकता है, क्लियर है। उसके बाद एक स्टूडेंट यहाँ पे आके बैठ गया, कितने तरीके थे इस चेयर पे, कोई सा भी स्टूडेंट आ सकता था ना यहाँ, तो इस चेयर को फिल करने के कितने वेज थे, एन। क्यों एन वेज थे, भाई बाहर स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, किसी भी एक को बुला के यहाँ पे बिठाया जा सकता है, तो कितने तरीके एन। अब कितने स्टूडेंट्स है वहां, n-1, तो इसको फिल करने के n-1, इसको n-2, और इसको फिल करने के कितने तरीके है बोल के बता सकते हो क्या, सीक्वेंस सीरीज आपने पढ़ा है तो बता सकते हो आप, अदरवाइज मैं थोड़ा सा आपके लिए इजी कर देता हूँ। देखो T1 में क्या आ रहा था, n-0, T2 में क्या आ रहा है, n-1, T3 में क्या आ रहा है, n-2। जब 1 है यहाँ पे तो यहाँ पे 0 आ रहा है, जब यहाँ पे 2 है तब यहाँ पे 1 आ रहा है, जब यहाँ 3 है तब यहाँ 2 आ रहा है, तो जब यहाँ r होगा तो यहाँ क्या आएगा, मतलब 1 कम आ रहा है क्या, तो n-r-1 आएगा या भाई, जब यहाँ 1 था तो यहाँ 0 आया, 2 था तो 1 आया, 3 था तो 2 आया, मतलब 1 कम आ रहा है क्या, तो यहाँ पे भी 1 कम आएगा क्या, यहाँ r है तो यहाँ r-1। इसको थोड़ा ओपन करके लिखेंगे तो n-r+1। तो ये भी काम करने का तरीका ही है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अरे देखो देखो देखो, अपने को तो आर चेयर्स को फिल करना था यार, बाहर निकाल के करो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अब देखो आपने आर चेयर्स को फिल कर दिया, क्या पहली चेयर को फिल किया, एंड दूसरी को एंड, तीसरी को एंड, लास्ट को। तो मतलब ये काम ऐसे भी किया जा सकता था क्या, n-1, n-2 अप टू n-r+1। तो इस काम को करने के 3 तरीके थे। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनमें से कौन सा सबसे फास्ट आंसर देगा और फिलिंग भी देगा। तो देखो ये तो तब पता चल सकता है आपको जब आपने इसे रट्टा मारा हो, मतलब कि एग्जैक्ट याद ही हो कि अरे सर ये तो n में से r का परम्यूटेशन चाहता है तो n-r। ये अगर आपको काम दिया जाएगा तो आप क्या करोगे, अगर आपको ये दिया जाएगा कि n स्टूडेंट्स है और चेयर अपने पास आ रही है तो आप क्या करोगे आप यही तो करोगे ना यार कि पहले n में से मैं r स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद बिठा देंगे, तो NCR इंटू आर फैक्टोरियल। देखो जैसे अपन काम करने वाले थे वैसा ही फीलिंग आ रहा है यहाँ से, और ये थोड़ा सा लंबा हो गया कि वो इसको ऐसे बिठाओ तो इसमें टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। ये देखो कितना अच्छा आंसर है। अब इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसी को और सिंप्लीफाई करते हैं। तो कैसे सिंप्लीफाई होगा, देखो क्या करते हैं अपन, n-1 थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, n-r+1। तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां तक तो था ही, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने n-r-1 अप टू 2 और लास्ट में 1। तो मैंने इन चीजों से ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, n-r-1 और 2 और 1। तो अब गौर से देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1 2 1 से लेके n तक का मल्टीप्लीकेशन, 1 से लेके n तक का मल्टीप्लीकेशन, मतलब n फैक्टोरियल लिखा हुआ दिख रहा है क्या, नीचे क्या लिखा हुआ है 1 2 कहां तक, n-r, तो n से लेके n-r तक का मल्टीप्लीकेशन, n 1 से लेके n तक और n से n-r। तो मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा,
ये वाली चीजें किसके बराबर हो जाएगी, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। यही बात हो गया, ये तीनों बराबर आ गया भाई। इसको अपन ने सिंप्लीफाई किया, कैसे सिंप्लीफाई किया सर, अरे इससे गुणा भाग कर दिया, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये आ गया। अब देखो, अब अगर मुझे यहां से एनपीआर का वैल्यू निकालना होता तो इसको और इसको बराबर ले लो। एनपीआर के लिए फॉर्मूला क्या आ गया, एनपीआर के लिए n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। यही अपन ने लिखा हुआ है क्या, यही लिखा था क्या अपन ने। एनसीआर के लिए क्या आ जाएगा, एनसीआर n फैक्टोरियल, ये और इस r फैक्टोरियल का और डिवाइड कर दो तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर। ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल इंटू उनके डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो ये दोनों फॉर्मूले डेरिवेशन अपन ने कर लिए हैं, बाकी याद अपने को पहले से ही थे क्या, याद अपन पहले ही करके आ चुके हैं, याद है ना। अरे तभी आंसर आएंगे अच्छे से, इनकी कैलकुलेशन करना भी सीखे थे क्या, बिल्कुल सीखे थे। अब एक बहुत गजब चीज यहां से आई है, वो क्या आई है, वो ये आई है, देखो ये मल्टीप्लीकेशन रूल ही था क्या। इस मल्टीप्लीकेशन रूल से जो ये आंसर आया, ये किसके बराबर हुआ, देखो एनपीआर। ये और ये दोनों बराबर है क्या, देखो दिख रहे हैं क्या, ये इसके बराबर आया। तो यहां क्या आया, मल्टीप्लीकेशन रूल गिव नंबर ऑफ परम्यूटेशन। मल्टीप्लीकेशन रूल अगर आप अप्लाई करते हो तो वो क्या देता है आपको, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लीकेशन रूल जब लगाओगे तो नंबर ऑफ क्या आएंगे, परम्यूटेशंस आएंगे। और इसको थोड़ा और अच्छे से देखो भाई, आ रहा है ना, ये वाला आंसर एनपीआर के बराबर है क्या, ये एनसीआर के बराबर है, नहीं है, क्यों, अरे यहाँ तो आर फैक्टोरियल हो रहा है ना, तो इसलिए ये आंसर इसके बराबर आया डायरेक्ट। फिर क्या बोला, परम्यूटेशन आएगा। इसका मतलब क्या है, इफ ऑर्डर is possible between two events then it is considered by itself in multiplication rule। अगर दो इवेंट्स हैं उनमें ऑर्डर पॉसिबल है, दो इवेंट्स है जिनमें ऑर्डर पॉसिबल है तो वो मल्टीप्लिकेशन रूल में अपने आप ही आएगा। तुम तो एक ये चीज जहां पे बहुत ज्यादा बार बच्चे गलती करते हैं, ये वो चीज है कि कई बार पूछा जाता है उनको क्या, सिलेक्शन, और करे आते हैं परम्यूटेशन। जब भी आप मल्टीप्लिकेशन रूल लगाते हो तो ये ध्यान रखना, इससे क्या आएगा, परम्यूटेशन आएगा। मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स नहीं आएंगे यहाँ से, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आएंगे। क्लियर है क्या, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या परम्यूटेशन अपन बोल सकते हैं, मतलब सिलेक्शन यहाँ से नहीं आएगा। तो इसलिए ध्यान देखना, ऐसा मत कर देना कभी कि आपको पूछ रहे हैं नंबर ऑफ सिलेक्शन और आप लगा दो मल्टीप्लिकेशन रूल। तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या देता है आपको, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। क्लियर है क्या ये बात क्लियर है क्या, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स देता है। तो ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और बाकी जब जब एग्जांपल्स आएंगे तब अपन देखते रहेंगे। बाकी लिखा क्या आगे, राज याद होना चाहिए। और इसके बाद कंसेप्ट बहुत कम बचे, ये जो 4 स्लाइड है ये इसका बेसिक चीज है, सबसे बेसिक, और इन्हीं का यूज करके क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, इन्हीं का यूज करके क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, कुछ ना कुछ, कभी किस में। बाकी अगर आपने ये 4 स्लाइड्स ध्यान से देख ली, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, और इनकी फीलिंग ले लो, मजे आ जाएंगे। पीएनसी में फिर ये बोलोगे वाह सर क्या हुआ। तो इसलिए इन 4 स्लाइड्स को बहुत अच्छे से, और ये प्रूफ से ज्यादा नहीं, बस ये फॉर्मूले आए और एक ये लाइन बहुत अच्छे से ध्यान से देख लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं कैलकुलेशन का। तो अब है, इन हाउ मेनी वेज ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 22 प्लेयर्स। अरे ड्रीम 11 वाला हो गया ये, ड्रीम 11 में यही तो करते हो आप, 22 प्लेयर्स होते हैं दोनों टीमों के मिला के, 11 और 11 22, उनमें से कितने सिलेक्ट करते हो, 11। तो ये तो ड्रीम 11 वाला ही चीज हो गया। तो कितना सिलेक्ट करना है बताओ, 22 में से 11, तो 22 से 11 खत्म। हल्लो, आंसर इतना जल्दी आएगा, आंसर इतना जल्दी आएगा, ये बात क्लियर है क्या। अब कुछ जो ड्रीम 11 पे टीम्स बनाते हैं वो देखो भाई, तुम कितने तरीकों से टीम्स बना सकते थे, वो देखो यहाँ पे कितना, 20 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल अपॉन इंटू 10, और या फिर इसको मैं लिख दूँ 22, 21, 20 कहाँ तक, 12 तक, अपॉन 1, 2, 3 कहां तक, 11 तक। तो इसको कैलकुलेट कर लेना। इतने तरीकों से तुम ड्रीम 11 पे अपने प्लेयर्स को चुन सकते हो।
अभी भी एक काम बाकी है, कैप्टन और वाइस कैप्टन, वो अगले लेक्चर में अपन बनाएंगे। तो इतने तरीकों से तुम अपनी टीम चुन सकते हो, मतलब टीम के खिलाड़ी, टीम के प्लेयर्स को चुन सकते हो इतने तरीकों से। ये कितना बड़ा नंबर है खुद से कैलकुलेट करके एक बार देख लेना तो समझ में आ जाएगा। क्लियर है ये बात? तो इसलिए ध्यान दें, अगर अपने को, और बाकी अपने काम की स्टोरी क्या है कि अगर अपने को 22 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स का सिलेक्शन करना होता तो आंसर खत्म है क्या? तो सीधा अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r का सिलेक्शन करना है तो सीधा NCR, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। ये रहा फॉरवर्ड रैंडम, इस वर्ड के लिए फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 लेटर्स। इसमें कितने लेटर है? R A N D O M, कितने लेटर है? 6 लेटर। इनमें से कितने लेटर सेलेक्ट करने हैं? 6 लेटर में से कितने लेटर सेलेक्ट करने हैं? 3। पहला पार्ट क्या कर रहा है कि 6 में से 3 लेटर सेलेक्ट करने, सब अलग अलग है। 6 में से 3 63, NCR। अरे पता चल गया है NCR। अगर n में से r का सेलेक्ट करना है तो NCR। यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 6, n का वैल्यू कितना है? 6, r का वैल्यू कितना है? 3, तो NCR मतलब 63। तो ये 6 5 4 3 2 1, तो ये खत्म हो गया। तो 20, कितने तरीके हैं? 20 तरीके। 20 तरीकों से आप इनसे क्या 3 लेटर सेलेक्ट कर सकते हो। 3 लेटर सेलेक्ट करना का मतलब एक बार जैसे RAN सेलेक्ट किया, एक बार RAD सेलेक्ट किया, एक बार RAO सेलेक्ट किया, एक बार RAM सेलेक्ट किया। तो ऐसे आप बना भी सकते हो इन 20 केसेस को, जैसे 4 तो मैंने बना दिया, ठीक है। फिर RND, RNO, RNM ऐसे कर करके बना भी सकते हैं आप। चॉइस सिलेक्शन करने के चॉइस पे जाएंगे कि अगर आपके इन 6 लेटर्स में से 3 लेटर सेलेक्ट करने होते तो 63, सीधा आंसर आता 20। अब मैं बोल रहा हूं दूसरा क्या है? नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग ऑल द लेटर्स। क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग ऑल द लेटर्स। क्या बोल दिया कि ये जो वर्ड था इसके सभी लेटर्स को अरेंज करके कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। इस लेटर के सभी लेटर्स को अरेंज करके कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो देखो भाई, इसमें कितने लेटर थे? बताओ 6 लेटर्स को कितने टाइप से अपन अरेंज कर सकते हैं। और अगर आप अरेंज करोगे इन लेटर्स को तो नए नए वर्ड्स बनते जाएंगे। या कैसे? जैसे एक बार तो ये रैंडम था आपका, RN रैंडम था, इसको अगर आपने ऐसे लिख दिया, A और R को बदल दिया तो ये एक और वर्ड आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जितनी टाइप से आप इन 6 लेटर्स को अरेंज कर पाओगे, जितने वेज से इन 6 लेटर्स को अरेंज कर पाओगे उतने ही नए वर्ड्स बन जाएंगे। तो बताओ 6 वर्ड्स का अरेंजमेंट कितने, एक लाइन में अरेंज करोगे तो ये लेटर बनेगा, ये वर्ड बन जाएगा। क्या? तो 6 लेटर्स को कितने तरीकों से एक लाइन में अरेंज करा जा सकता है? 6 फैक्टोरियल। तो कितने वर्ड्स बन जाएंगे बताओ? 720। ये बात क्लियर होती है क्या? कि 6 लेटर्स थे, उनको एक लाइन में अरेंज करने के वेज 6 फैक्टोरियल। बाकी दूसरे तरीके से भी अपन समझ सकते हैं अभी, बाकी ऐसा नहीं करेंगे अपन। सर लेटर ही तो बनाना था, तो ये 6 डब्बे। पहले डब्बे को भरने के कितने तरीके? देखो 6 लेटर्स थे तो 6, दूसरे को 5, तीसरे को 4, 3 2 1, तो इनको मल्टीप्लाई करो 6 फैक्टोरियल बराबर 7। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना, रिपीटेशन नॉट अलाउड अभी, है ना? रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब इन्हीं जो ये 6 आपके लेटर्स है, इन्हीं का यूज करके आपको वर्ड्स बनाने। तो कितने बनेंगे? 720। क्लियर है क्या? तो इसी का एक पार्ट और करेंगे अपन। तो ध्यान से देखो, ये तो था सेलेक्ट करना, तो NCR। ये क्या था कि ये जो 6 लेटर्स हैं उनको अरेंज करके, इनको परम्यूट करके, इनको घुमा के, मतलब आगे पीछे करके कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? 720। क्लियर है क्या ये बात? तो आगे वाला इसका देखिए, नंबर ऑफ 3 लेटर वर्ड्स यूजिंग लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो गिवन वर्ड कौन था? रैंडम। इनके 3 लेटर्स का यूज करके कितने आप वर्ड्स बना सकते हो? तो 3 लेटर कैसे करोगे? तो सबसे पहले ये करोगे क्या? 6C3
इनके 6 लेटर्स में से 3 लेटर चूज कर लिए, फिर उनको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, तो वो वर्ड्स बन जाएंगे। क्या बताओ, ये आंसर है क्या? ध्यान से सुनो कि आपको इस वर्ड के 3 लेटर्स का यूज करके वर्ड्स बनाने थे, तो आप क्या करोगे, इन इसके 6 लेटर्स में से 3 का सिलेक्शन, 63, सबके सब अलग है तो 63। अब उन 3 लेटर्स को अरेंज कर दिया या परम्यूट कर दिया या उनको घुमा दिया, तो कितना, 3 फैक्टोरियल से, तो यही आंसर। अपने देखो ये सेलेक्ट किया, ये उनको अरेंज करा तो लेटर्स बन जाएंगे, तो ये 6 5 4 3 2 1 और इंटू 3 फैक्टोरियल मतलब 3 2 1, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना, 6 5 30, 30 120, 120 आ रहा गया, 120 आ रहा गया, तो 120 आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये देखो तीनों के एग्जाम्पल मैंने देने की कोशिश की है कि अच्छा वो एनपीआर क्या होता है, एनसीआर। किसी को ये भी आ सकता था कि सर ये तो आप यही बात कर रहे हो क्या कि 3 लेटर्स को यूज करके वर्ड बनाना है, कितने में से, 6 में से। सर 6P3 की बात कर रहे हो, पर ये दिमाग में ही नहीं आता, देखो कहीं आसपास ही नहीं है, इससे फीलिंग नहीं आएगा कभी भी। 6P3 का वैल्यू निकालना यही आएगा वैल्यू, पर इससे कोई फीलिंग आपको कभी नहीं आएगा। तो इसलिए अपन किसका यूज करेंगे, अरे वर्ड्स बनाने थे यार, थोड़ा सा सोचो ना, अगर आपको दिया जाता तो आप पहले 3 को पिक करते, फिर उनको कुछ कुछ घुमा घुमू के वर्ड बनाते, तो यही बात होती क्या, बिल्कुल। तो एक अब अच्छा एग्जांपल लेते हैं सिलेक्शन पे। फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 नंबर्स, 2 नंबर को सिलेक्ट करना है फ्रॉम फर्स्ट 101 नेचुरल नंबर। कितने, 10। फर्स्ट 101 नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे बताइए, 1 2 3 100 और 101, ये होंगे क्या। फर्स्ट 101 लेटर्स में से 2 नंबर्स में से 2 नंबर्स को आपको सेलेक्ट करना है, तो कितने नंबर, 101। तो पहला विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन का मतलब कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं, कैसे भी चुन लो, कोई से भी नंबर ले लो, तो क्या आएगा बताओ, पहले का आंसर 101C2, ये आएगा 101C2। 101 में से 2 का सिलेक्शन, 101 में से 2 का सिलेक्शन, खत्म। और फिर ये आपको आता है, ये आपको आता है ना, तो इसको डिवाइड कर लो, कितना आंसर आ जाएगा, 50-50 आएगा क्या। तो देखो थोड़ा ध्यान से करो, 50-50 कर लेंगे बाद में, कोई भी होगा तो, है ना, अच्छे से करो। तो 101C2, तो इतना बड़ा क्वेश्चन लिख के ये आंसर आ सकता है। अब सेकंड है, सेकंड क्या है, बोथ नंबर्स आर इवन, दोनों के दोनों नंबर्स कैसे होने चाहिए, इवन। तो मतलब इस बार 2 नंबर का सिलेक्शन तो करना है, पर कहां से करना है, क्या 101C2 लिख दो, नहीं सर, कहां से सिलेक्शन करना है, कहां से करना है सर, अच्छा इवन नंबर्स में से करेंगे, तभी तो इवन नंबर्स आएंगे। इवन नंबर कितने हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं पूछूं कितने नंबर इवन है, तो सर आधे इवन आधे ओड होते हैं, तो इसका तो हाफ कर ही नहीं सकते भाई, आप यही बोलोगे हाफ इवन हाफ ओड, पर इसका तो हाफ होगा ही नहीं, तो क्या करें, तो क्या करें सर, अगर 100 होते तो कितने होते, 50 इवन और 50 ओड होते, अगर 100 होते तो 50 इवन 50 ओड होते। इस बार 101 आ गए, तो ये कैसा है, होता ओड है क्या, तो 100 तक तो क्या हो गए, 50-50, 100 तक तो 50-50, फिर ये एक ओड आ रहा है, तो यहाँ पे कितना लिख दो बताओ, यहाँ पे कितना लिख दो, 51 ओड गया, तो कितने इवन, 50 इवन 50 ओड, ये तो समझ जाएंगे क्या, आधे इवन आधे ओड। अरे यार लिख के काउंट कर लो, 2 4 6 100, तो वो 50 आ जाएंगे, वो 50, ये तो कर सकते हैं बच्चे लोग आराम से। अरे सर क्या बात कर रहे हो, तो ये हो गया। अब बताओ मुझे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दोनों के दोनों ही नंबर कैसे चाहिए, बोथ नंबर्स आर इवन, मतलब कहां से सेलेक्ट करेंगे, 2 नंबर कहां से सेलेक्ट करेंगे, इवन से, इवन वाले इनसे, तो 50C2, खत्म, 50C2, तो 50 49/2, तो ये आपका आंसर खत्म, 50C2 खत्म। तो 2 इवन नंबर्स लेने थे, तो इनमें से उठा लिए इवन नंबर, खत्म, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, तो ये क्या है, बोथ नंबर्स आर ओड, दोनों के दोनों नंबर कैसे हैं, ओड। तो अभी अभी बात की थी 50 इवन थे और 51 ओड थे, तो दोनों नंबर इस बार कैसे चाहिए, दोनों नंबर इस बार कैसे चाहिए, ओड। तो कहां से लोगे, 51C2, भाई 51 में से कितने नंबर लेने हैं, 2, तो 51C2, तो 51 50/2, खत्म। चौथा 1 इवन 1 ऑड, 1 इवन एंड अनदर ऑड, मतलब इस बार क्या चाहिए, एक इवन चाहिए एंड दूसरा, एक इवन दूसरा ऑड। तो एक तो यहां से लेंगे और एक यहां से लेंगे, तो कैसे लोगे,
50C1, 51C1, बीच में क्या है एंड, एंड का मतलब इंटू। भाई दो नंबर कब ले लोगे, एक इसमें से एंड एक इसमें से, एक इसमें से एक इसमें से, तो ये कितना होगा 50 इंटू 51, जो भी आपका आंसर है। तो देखो ध्यान से देखो, चीजों को ध्यान से देखो। तो आज बिल्कुल बेसिक एग्जांपल्स जहां पे थोड़ा थोड़ा कनेक्टिविटी बने, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें अपन शानदार एग्जांपल्स इस पे लेने वाले हैं। और आज के टॉपिक, आज के लेक्चर का मेन एम क्या था कि ये चीजें समझ पाओ कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो सब चीजें मैंने समझा, क्या परम्यूटेशन होता है, क्या कॉम्बिनेशन होता है, क्या इनका मीनिंग होता है, कैसे। और वो बच्चे वाली कहानी हमेशा याद रखनी है। 10 स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करके आगे की एक बेंच पे बिठाना, एक कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाता है, परम्यूटेशन। और 10 में से 2 को सेलेक्ट करना, ये कहलाता है सिलेक्शन। और अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, n ही प्लेस है या एक नंबर में है, उसको करने के n फैक्टोरियल, तो ये अपने को याद होना चाहिए। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। तो ठीक है, तो ये अपना डीपीपी है, अच्छे से करना, बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेश्चंस है। और ये आंसर की देखो, डीपीपी में डाउट आया कहीं, समझने में आना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रहा डेली। तो फिर भी आए तो देखो फ्री लाइव क्लास अपन ज्वाइन कर सकते हैं 6:15 बजे। कैसे ज्वाइन करें, गूगल मीट का ये कोड यूज करके, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका यूज कर सकते हैं। और फिर भी दिक्कत आए तो व्हाट्सएप नंबर, ईमेल, कुछ भी आप कर सकते हो आराम से। क्लियर है क्या। और अच्छा लगे तो बताना नहीं पड़ना चाहिए भाई, शेयर करो और अच्छे से तैयारी करो। थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।